नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी, संविधान में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सीधा आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ाकर 25 हो गई है। तो कल मैंने इस भाग के बारे में बताया था आप लोगों को कि तीन कौन नए भाग जुड़े हुए हैं, टोटल 22 भाग थे और अब बढ़कर ये वर्तमान में 25 हो गए हैं। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से भाग थे और कौन 3 नए जुड़े हुए हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार इसको ध्यान में रखेंगे। गणना की दृष्टि से 468 आर्टिकल है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 आर्टिकल है और सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को जो मूल अनुच्छेद हैं उनके साथ क, ख, ग हिंदी में या इंग्लिश में ए, बी, सी लगाकर जोड़ा गया है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो ये इंपॉर्टेंट पूरा एकदम ऐसे ही पूछ देता है कि संविधान के मूल पाठ में कितने भाग या अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। एकदम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको कि संविधान के मूल पाठ में कितने भाग, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई। भाग के बारे में तो हम देखे ही हैं कि भाग क्या 3 नए भाग जुड़े, लेकिन और ये आर्टिकल्स भी जुड़े और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अनुसूचियां सिर्फ जितनी थी उतनी वो भी नई जोड़ी गई। इनके इस पे हम एक अलग विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे अनुसूची का अलग से, इसमें सिर्फ हम अनुच्छेद की बात करेंगे। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो है 12। ये हम ध्यान रखेंगे। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में, तो इसमें सिर्फ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं जिनसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन या फिर सुमेलित या फिर इंग्लिश में बोले तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस उसी के बारे में हम जानेंगे। तो इससे दो ही तरीके के प्रश्न आते हैं, या तो वन लाइनर पूछ देगा या तो सुमेलित का पूछ देगा कि इधर आर्टिकल दे देगा और उसका कि इसके अंतर्गत क्या आता है फिर वो दे देगा और आपको मैच करना होगा। तो बस इसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 1 या फिर आर्टिकल 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जैसे संघ का नाम या भारत या इंडिया, तो ये आर्टिकल 1 में आता है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये सब संसद इन दोनों का, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या फिर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सबका निर्णय संसद लेता है। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 14। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो उसका अंत किसमें है, तो आर्टिकल 17। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र्य या आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उनके जो अधिकार आते हैं वो आर्टिकल 19 में आते हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद
21 क या 21 ए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 21 ए में आर्टिकल 21 ए या हिंदी में अनुच्छेद 21 क में जो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मतलब आप उनको पढ़ने से आप नहीं रोक सकते या फिर लेबर में नहीं लगा सकते हैं। उनको मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उनको एकदम उनको अधिकार है कि वो पढ़ेंगे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो कारखाना में बच्चे काम करते हैं उनको अनुच्छेद 24 के तहत क्या है कि उनको मनाही है कि आप मतलब बच्चों से काम नहीं करा सकते। अगर कोई कराता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप के मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई जो हैं, पारसी, इन लोगों के हितों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इसे पूछता है क्वेश्चन। इसी को अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है किसको? तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने। संविधान का आत्मा भी कहा है या फिर संविधान का हृदय और आत्मा कहा है किसको? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन पर आप क्या करते हैं कि सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब सबके लिए जो न्याय होगा वो समान होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। तो ग्राम पंचायत की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। कई बार हिंदी में नहीं देता है, इंग्लिश में डायरेक्ट दे देगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वह है आर्टिकल 44। तो इसको आप लोग एक बार जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये खूब पूछता है प्रश्न। तो आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था, उनका जो बचपन होता है उसकी देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 45 में है। इसको भी पूछते रहता है, ये सुमेलित में ऐसे दे देगा आर्टिकल 44, 45, 48 से और फिर उसके नीचे दे देता है कि आप इसको सुमेलित करिए। तो अगर हम जानेंगे तभी कर पाएंगे क्योंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 48 क या फिर ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो पर्यावरण का जो संरक्षण है, संवर्धन और वन जो फॉरेस्ट हैं और उनमें जो जीव हैं उनकी रक्षा करना किस आर्टिकल में है? तो 48 ए। आर्टिकल 49 या अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जो पुराने हमारे स्मारक हैं या फिर स्थान हैं या फिर उनसे जुड़ी वस्तुओं का जो संरक्षण है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो 49। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। मतलब कि कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है उन दोनों का जो अलग होते हैं वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य
अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस आर्टिकल में आती हैं? तो आर्टिकल 51A या फिर 51 क। ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति की बात किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 52। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो 55 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता कि राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होंगी वो आर्टिकल 58 में है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो किस आर्टिकल के तहत? तो वो 61 में इसकी बात की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाती है वो किस आर्टिकल में है उल्लिखित? तो वो है 61। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं? तो वो है 63। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसके पहले देखा था भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में बात की गई है भारत के राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट है, और इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में की गई है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें निहित है। तो वो है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति को जो हेल्प करने के लिए और उनको एडवाइस देने के लिए जो मंत्री परिषद होते हैं वो किसमें है? आर्टिकल 74 में इनकी बातें की गई हैं। अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, या फिर हाँ इसके तो डायरेक्ट आपको वन लाइनर मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। और इसकी बात किसमें की गई है? तो आर्टिकल 75 1 में। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा कि अगर मंत्री परिषद में कौन कौन और भी मंत्री होंगे तो उसमें जो नियुक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री से पूछेगा और तब करेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब अपने मन से, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये आर्टिकल 75 के 1 के अनुसार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 76 में इसकी बातें की गई हैं। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। तो इसमें संसद के गठन का प्रावधान है किसमें? तो वो है 79 आर्टिकल इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बल्कि नोट भी कर लीजिएगा कहीं। संसद किनसे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। जो राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 80 या 80। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है और उच्च सदन, इसका जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन से सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 80। फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। तो आर्टिकल 81 भी काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा एक अस्थाई सदन। अभी हमने पहले इसके बताया था कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। तो ये जो है
इसकी बातें जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 83(1), अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, मतलब जो संसद के सत्र निर्धारित किए जाते हैं वो सब और उसकी अवधि जो होती है वो आर्टिकल 85 में है। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, अनुच्छेद 100 में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा अपने उनका जो मत होता है उनका प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर या टाई होने पर। तो अगर किसी मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं या टाई कर जाते हैं तो उस समय क्या होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसका निर्णय माना जाएगा जो वो बोलेगा। तो ये किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अगर किसी भी दशा में कुछ भी मतलब कोई दिक्कत आती है तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस आर्टिकल के तहत निहित है ये बातें, तो अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक भी ये इसके बाद ये सभी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो संसद के विश्रांति काल में जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 में है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है और गठन वो किस आर्टिकल में निहित है, तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति जो है वो आर्टिकल 137 में है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें इसका आया भी था, इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था और उसमें प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में आते हैं, तो ये आर्टिकल 148, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अभी तक जो चल रहा था वो संघ था, अब यहाँ से राज्य शुरू हो गया है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, ये किस में आता है राज्यपाल की शक्ति, तो अनुच्छेद 161 में। और राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार जो है वो आर्टिकल 162। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, अब हम देख रहे हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अगर ये वन लाइनर में भी पूछ दिया इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर पूछ दिया कभी तो, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ऐसे ही नहीं कर देगा, वो मुख्यमंत्री से पहले सलाह लेगा। ऐसे ही हम इसके पहले देख रहे थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 164 आर्टिकल में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन जो है वो विधान परिषदों का उत्साहन या फिर सृजन ये राज्यों में आर्टिकल 169 के तहत है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार जो है आर्टिकल 174 में है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना, ये आर्टिकल 200 में। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, अनुच्छेद 213
विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जो हाई कोर्ट है राज्यों के लिए वो किस में है, वो 214 आर्टिकल में इनकी बातें हैं हाई कोर्ट की। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें जो है निकालने की शक्ति या रिट्स, इंग्लिश में रिट्स, हिंदी में रिटें। तो उनके उच्च न्यायालय की जो कुछ रिट्स निकालने की शक्ति वो किस आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल 226। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 239 का क। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो 243 क या 243 ए में आती है आर्टिकल। आर्टिकल 243 ख या फिर 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन सब में आर्टिकल 249 कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल 249 में निहित है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के लिए जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ये 262 में है कि जो अंतरराज्य मतलब राज्यों के जो बीच से नदियां होके बहती हैं या फिर जो उनके जल संबंधी नदियों के जो विवाद होते हैं उसका जो न्याय का निर्णय लिया जाता है वो आर्टिकल 262 में है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। तो 263 में क्या है, तो अंतरराज्य परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड जो है आकस्मिक निधि जो होती है वो किस आर्टिकल में है, तो 267। तो जिसको येलो से किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसी के आधार पर ये आर्टिकल हमने हाईलाइट किया हुआ है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 में है। अनुच्छेद 300 क या 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। तो जो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाने की बात की गई है वो आर्टिकल 300 ए में है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जो संघ मतलब यूनियन या फिर यूपीएससी हम देखते हैं, और जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग मतलब जो आप लोग यूपीएलटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी वगैरह की जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं वो आर्टिकल 315 में आते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये किस आर्टिकल में है? तो 326 में। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार होना, मतलब कि इन लोकसभा या राज्यसभा में राज्य की विधानसभा में जो लोग भी वोट देंगे उनकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। तो जो उसकी बात है वो किस में है? तो आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब कि एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा में वो आर्टिकल 330 में है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी, मतलब कि जो पहले आंग्ल भारतीय कम्युनिटी भी प्रतिनिधित्व करती थी लोकसभा में उसको आर्टिकल 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू हटा दिया गया है। तो ये किस में है? आर्टिकल 331 में। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। तो जो पहले इन लोगों को मौका दिया गया था, जो आंग्ल भारतीय लोग थे वो प्रतिनिधि तो करते थे, पहले लोकसभा में हमने देखा है कि लोकसभा में भी थे और फिर इनको राज्य की विधानसभाओं में भी मौका दिया गया था। वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू 2019 द्वारा इनको हटा दिया गया है, आंग्ल भारतीय कम्युनिटी लोगों को। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, उनकी जो बातें हैं वो किसमें की गई है एससी का? तो आर्टिकल 338 में। अनुच्छेद 338 क तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब कि एसटी शेड्यूल ट्राइब का जो आयोग है वो अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो ओबीसी। तो सबसे पहले आर्टिकल 338 में एससी, 338 ए में एसटी, फिर 338 बी में तो ओबीसी। इसको ध्यान में रखेंगे, क्रम के अनुसार पूछ सकता है कभी, मैच दी फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चन में सुमेलित वाले में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। जो संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है और जो लिपि है देवनागरी में हम लोग जो लिखते हैं वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 जो हिंदी के होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो लोग जानते भी होंगे। अनुच्छेद 344 राजभाषा जो आयोग बना है वो आर्टिकल 344 में है। अनुच्छेद 350 क या ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। तो जो प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में मदर लैंग्वेज में या शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उसकी बात किसमें है? तो अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ख या 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो वो किस आर्टिकल में है? तो 352, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो उपबंध है वो किसमें है? आर्टिकल 356 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में है। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, वो किस आर्टिकल में है? 368 में। तो संसद की संविधान में अगर संशोधन करने की जो शक्ति होती है और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 368 के थ्रू होती है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा मेन आर्टिकल्स थे जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बाकी हम प्रैक्टिस सेट भी
लाते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को मिलता रहेगा और काफ़ी परीक्षाओं में लाभ होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।